स्वागत है आपका अपने चैनल्स इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 6 का इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 2019 में पूछे गए सवालों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन और साथ ही साथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पॉल्यूशन इन एयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। पॉल्यूटेंट जो होता है एयर में, जो पॉल्यूशन जब होता है एयर पॉल्यूशन, तो उसमें जो पॉल्यूटेंट रहता है वो किस किस फॉर्म में रहता है? तो पार्टिकुलेट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाइड्रोकार्बन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से आपका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव सही है। क्यों? क्योंकि अब जो एयर रहता है उसमें जो पॉल्यूटेंट रहता है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में भी रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म में भी रहता है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म में भी रहता है। अगर हम पार्टिकुलेट्स की बात करें तो इसमें आपका कौन कौन आ जाएगा? डस्ट आ गया, स्मोक आ गया, फॉग आ गया, ये सब आपका पार्टिकुलेट्स हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो एयर मॉलिक्यूल में जो बैक्टीरिया रहता है वो आ गया। ठीक। अगर आप बात करें हाइड्रोकार्बन का तो हाइड्रोकार्बन में कौन आ जाएगा? अल्डिहाइड वगैरह। तो ये सारे क्या हैं? आपके पॉल्यूटेंट्स इन एयर हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? टू सोर्स जनरेट नॉइज लेवल ऑफ 90 डेसिबल्स एंड 94 डेसिबल्स। द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ दिस नॉइज लेवल ऑन द ह्यूमन ईयर इज। यहाँ पे आप रेजल्टेंट नहीं है, ये होगा रिजल्टेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये रिजल्टेंट है यहाँ क्वेश्चन में। तो आपके पास एक 90 डेसिबल का है और दूसरा कितना का है? 94 डेसिबल का है। तो पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट क्या हो गया। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला काफ़ी लंबा चौड़ा है जो एंटी लॉग और लॉग के वगैरह में इंक्लूड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 95.5 डेसिबल। ऐसे बहुत सारे बुक में 92 डेसिबल भी दिया हुआ है, पर अगर आप प्रॉपर तरीके से एंटी लॉग और लॉग का वैल्यू पुट करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे फार्मूला के साथ, तो इसका आंसर 95.5 डेसिबल आएगा। अगर बात करें इससे रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो पूछे जा सकते हैं आपके फ्यूचर एग्जाम में, जैसे मान लीजिए अगर पूछ दिया कि 50 डेसिबल और 50 डेसिबल, अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 50 और 50 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट फॉर्म बनेगा आपका 53 डेसिबल। इसका एक कंसेप्ट है जो आप ध्यान में रखिएगा। अगर दो सेम डेसिबल को अगर हम ऐड करते हैं साउंड नॉइज लेवल को, तो वो 3 ज़्यादा बन जाता है रिजल्टेंट उसका। मान लीजिए अगर 60 रहता तो 63 हो जाता, 70 रहता तो 73 हो जाता। अगर यही 3 रहता, जैसे 50 + 50 + 50 सारे डेसिबल में, तो ये कितना बढ़ जाएगा आपका? ये 4.8 बढ़ जाएगा। यानी ऐसा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? 54.8 डेसिबल। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ये किस केस में पॉसिबल है? जब ये तीनों आपका क्या रहे? सेम रहे। इसमें दोनों क्या रहे? सेम रहे। अगर दोनों 2 सेम है तो 3 ज़्यादा हो जाता है रिजल्टेंट, और अगर 3 ऐड करना है सेम डेसिबल नॉइज लेवल को तो 4.8 डेसिबल हो जाता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री इज लिस्ट पॉल्यूटिंग। तो कह रहा है इसमें से कौन है जो सबसे लिस्ट पॉल्यूशन करता है? तो सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी पॉल्यूशन करता है, रोलिंग मिल्स भी काफ़ी पॉल्यूशन हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट में तो जानते ही है, चिमनी भट्टा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होता है? काफ़ी कम पॉल्यूशन आपको क्या होता है? क्रिएट करता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा सवाल है, अब थोड़ा इस पर दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडोर पॉल्यूटेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइव नॉट लाइक इंडिया। कहता है कि इन द रूरल एरियाज, कहता है कि इनमें से कौन मेजर इंडोर पॉल्यूटेंट नहीं है इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र में। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? कुकिंग एंड हीटिंग एक्टिविटीज़। लोग जो खाना बनाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो कैसे बनाते हैं? चूल्हा में लकड़ी डाल दिए हैं वगैरह वगैरह करके, वहाँ गैस चूल्हा होता नहीं है ज़्यादा, तो ये पॉल्यूशन का कारण है। बर्निंग ऑफ काउ डंग, लोग गोबर गोईठा जिसको बोलते हैं वो भी लोग जलाते हैं। बर्निंग ऑफ क्रॉप वेस्ट जैसे नेवारी पुआल वगैरह हो गया, तो ये सब भी क्या है? पॉल्यूटेंट का कारण है, जिसके कारण तरह तरह के बीमारियाँ होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं दमा, ये भी इस सब का रीज़न है।
बिल्डिंग मटेरियल, गांव वगैरह में कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग मटेरियल का काम नहीं होता है, जैसे एस्बेस्टस, लीड, ये सब है बिल्डिंग मटेरियल जो पॉल्यूशन का काउज है, पर गांव रूरल एरियाज़ में ये बड़े लेवल पे नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? डी, बिल्डिंग मटेरियल। कौन हो जाएगा सही? बिल्डिंग मटेरियल है जो मेजर इंटरपोर्टेंट नहीं है रूरल एरियाज़ में। समझ गए? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द टर्बिडिटी इन वाटर इज काउज ड्यू टू, तो टर्बिडिटी किसके कारण आता है? तो सिल्ट के कारण भी आएगा, क्ले के कारण भी आएगा, फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर के कारण भी आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आपको पता है हम लोग टर्बिडिटी को किस में नापते हैं? NTU में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पर कैपिटा वाटर डिमांड जो कैलकुलेट होता है वो किस में होता है? यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड इज कैलकुलेटेड इन लीटर्स, तो पर पर्सन पर डे इन लीटर। ये ध्यान में रखिएगा कि पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है? पर पर्सन पर डे, यानी एक आदमी एक दिन में जितना पानी यूज करता है लीटर में, वही क्या होता है? पर कैपिटा वाटर डिमांड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या कहता है? द मोस्ट कॉमन सरफेस वाटर सप्लाई सोर्स इज, तो यहाँ तो सारा वाटर सप्लाई सोर्स है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन है? रिवर। समुद्र से पानी यूज में लेने के लिए अभी भी काम चल रहा है, तो हम लोग इसको ज़्यादा वाटर सप्लाई के तौर पे समुद्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तालाब वगैरह है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? रिवर। बहुत जगह आप देखे होंगे कि रिवर के आसपास में क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह क्या करते हैं? लगाते हैं, ताकि नियरेस्ट सिटी को क्या हो सके? पानी मिल सके। इसका सही आंसर हो जाएगा रिवर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये GI पाइप लिया हुआ है। GI पाइप कहने का मतलब क्या होता है? गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप। तो GI पाइप हैज़ ए कोटिंग ऑफ, तो आपको पता होगा इसमें कि जो गैल्वनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम किसका कोटिंग चढ़ाते हैं? जिंक का। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? जिंक। तो GI पाइप हैज़ ए कोटिंग ऑफ जिंक। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या कहता है कि द डिवाइस विच इज इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स, मतलब सोर्स से पानी निकालने के लिए हम कौन से डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं? तो कौन से डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं? इनटेक को करते हैं। एक्विफर, एक्विफ्लूइड तो पानी जमा होने का एक तरह का प्रकार है। फिल्टर तो हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोर कौन करते हैं डिवाइस को? हम वाटर सोर्स निकालने के लिए, वाटर मतलब सोर्स से निकालने के लिए, तो इनटेक। ये ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज कोगुलेशन एंड मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और सेडिमेंटेशन। अगर हम ये चारों ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन करते हैं। उसके बाद कौन सा करते हैं? कोगुलेशन एंड मिक्सिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन, और अंत में क्या करेंगे? डिसइंफेक्शन। लेकिन अगर ये चारों ऑप्शन में अगर स्क्रीनिंग रहता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग को करते हैं, तो ऑप्शन स्क्रीनिंग हो जाता सही। लेकिन ये चारों ऑप्शन में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सेडिमेंटेशन करते हैं। तो ये आपको पता हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज। तो हम लोग, ये तो पता है आपको कि हम लोग पानी का जो ट्रीटमेंट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, वो किस लिए करते हैं? डिसइंफेक्शन करने के लिए करते हैं। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ये जब रिएक्ट करता है पानी में तो ये हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अगर इसका आपको साइंटिफिक नेम याद है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो इसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का ब्लीचिंग पाउडर से, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरिनेशन। तो इसका आंसर कौन हो गया? डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा सवाल है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपको
कि द टाइप ऑफ वल्व, वैल्यू नहीं, ये यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये क्या है, वल्व है, VALV, वल्व। द टाइप ऑफ वल्व विच इज़ प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड वेयर द पाइपलाइन इंटरसेक्ट इज। कहता है कि किस तरह का वाल्व हम यूज करेंगे फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए, कहाँ पे, तो गली वगैरह के कॉर्नर पे या जहाँ पे दो पाइपलाइंस इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो किस तरह का वल्व हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे हम स्लूइस या गेट वल्व का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्लूइस वल्व। यहाँ स्लाइस लिखा हुआ है, माजा वाला स्लाइस नहीं, स्लूइस वल्व होता है, SLUICE, ये हो गया स्लूइस वल्व का स्पेलिंग। तो ये स्लूइस या गेट वल्व का हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर या पाइपलाइन इंटरसेक्ट पे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो पूछा यहाँ पे कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर इज। कहता है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है सीमेंट कंक्रीट का सीवर में। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, लेस स्ट्रेंथ। ऐसा बात नहीं है, जो हम लोग देखते होंगे इसको घोंघा बोलते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेंथ कम रहता है, स्ट्रेंथ तो काफ़ी रहता है। डिफिकल्ट ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, एक मोल्ड में डालो इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है। दिक्कत क्या है, ये डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट। क्यों, क्योंकि बहुत इसको एक जगह से दूसरे जगह लाने में काफ़ी दिक्कत है। अगर गलती से लुढ़क उढ़क गया तो टूट टाट जाता है जहाँ तहाँ से, तो ये दिक्कत है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है इसका। मेन डिसएडवांटेज क्या है सीमेंट कंक्रीट सीवर का, कि डिफ़िकल्टी होता है ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट के कारण, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। बाकी स्टील वगैरह का यूज़ करेंगे तो काफ़ी हल्का पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक टाइप इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम से कम कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में होना चाहिए ताकि उसके अंदर में जो एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है, जैसे मछली हो गया और कोई जलीय जंतु हो गया, वो क्या हो, सरवाइव कर सके, मतलब उसमें ज़िंदा रह सके। उसके लिए मिनिमम कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 ppm। 3 से 4 ppm से कम अगर होता है तो मछलियाँ भी मरना शुरू हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 4 ppm, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय। तो पैथोजेंस को हम लोग किससे मारते हैं, मतलब किससे मारते हैं। तो इसका सही आंसर कौन है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करते ही हम लोग किसके लिए, ताकि बैक्टीरिया वगैरह का सफाया हो सके, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन। तो पैथोजन उसमें क्या होता है, किल्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द रेशियो ऑफ 5 days BOD टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। इसका करेक्ट आंसर है, ये आप याद कर लीजिएगा, 2/3। 2/3 BOD बोले तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब 5 दिन के बाद जो BOD होगा बटा जो अल्टीमेट BOD कितना है, वो दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए। तो ये लगभग 2/3 के अबाउट होता है। करेक्ट, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ये क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। ए पाइप विच इज इंस्टॉल्ड इन द हाउस ड्रेनेज टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ ट्रैप्स इज कॉल्ड। हम क्या बोलते हैं इसको, कह रहा है कि हम जो पाइप इंस्टॉल करते हैं हाउस ड्रेनेज में, जो घर का जो ड्रेनेज होता है, प्रिजर्व किससे बचाने के लिए, सील ऑफ ट्रैप्स से। कहीं कहीं पानी वगैरह जमने नहीं लगता है, जो चूने वगैरह लगता है, उसके लिए तो वहाँ पे हम कौन सा पाइप इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सब ना हो। तो एंटी सिफोनेज पाइप, सही आंसर है एंटी सिफोनेज पाइप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। ये अच्छा सवाल है और ये चेंज हो गया आजकल, पर हम जो है उसके हिसाब से चलेंगे। नॉर्मली द कैपेसिटी ऑफ फ्लशिंग सिस्टर्न फॉर वाटर क्लोजलेट्स इज। कितना होता है जो फ्लश वगैरह करते हैं वो, इसका वैसे तो आंसर 10 to 15 लीटर्स है, करेक्ट। पर आजकल ये अपडेट है
पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आजकल स्मॉल सिस्टम बनने लगा, देखे होंगे कि एक अब स्मॉल बकेट भी आता है, बाथरूम वाला फ्लश एक कॉमन लिया जाए तो, और उसमें क्या होता है 3 से 5 लीटर ही पानी को फ्लश करने का कैपेसिटी है, ताकि वाटर को हम लोग बचा सकें। पर हमारा IS कोड मैक्सिमम 10 और मिनिमम 6 लीटर तक का फ्लश करने का अनुमति देता है, और उसका कैपेसिटी 10 से 15 लीटर तक हम बना के रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। तो इसका आंसर कौन होगा, 10 से 15 लीटर उसका कैपेसिटी होता है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप स्टील पाइप्स आर। तो कास्ट आयरन पाइप की अपेक्षा स्टील आयरन पाइप क्या होता है, तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कास्ट आयरन पाइप को हम लोग और क्या बोलते हैं, एक तरह से जो कास्ट आयरन पाइप्स होता है उससे ज़्यादा क्या होता है, स्टील पाइप ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। ये तो आपको भी पता होगा। तो ये सब सवाल आप अपने डेली लाइफ के इस्तेमाल से भी दे सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एल्गी कंट्रोल। एल्गी जो होता है उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए कौन से कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला आता है CuSO4। तो कहीं कहीं ऑप्शन आपको ऐसा भी दे सकता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि एल्गी कंट्रोल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, CuSO4। आइए बात करते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन है राइट द इम्पॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीवेज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीवेज का इम्पॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। इसका और का जो सवाल है वो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ BOD टेस्ट इन सीवेज एनालिसिस। BOD मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का सीवेज एनालिसिस में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आप लिख सकते हैं। कहीं भी आपको जो पढ़े होंगे वो नोट्स में आपको लिखाया गया होगा। कम समय है यहाँ पे, बस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन इसका जहाँ होगा न्यूमेरिकल वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट्स लगाने का मकसद क्या होता है ये आपको लिखना है। 4 नंबर का है, तो अगर आप 4 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर बात करें और क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, गिव रीजन फॉर फॉलोइंग, ए कॉल इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ शाफ्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स आर मोर सक्सेसफुली इन सनी ट्रॉपिकल रीजन। कहता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है वो गर्मी के दिनों में ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है, सनी ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, वाई ओजोन इज़ नॉट वाइडली यूज्ड इन कम्युनिटी वाटर सप्लाई। कम्युनिटी वाटर सप्लाई में हम लोग ओजोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं जनरली कम्युनिटी वाटर सप्लाई में, तो हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो यही पूछा है कि O3 का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारा है, इसका टेस्ट नहीं होता है, कुछ टेस्ट खराब कर देता है, थोड़ा टेस्टलेस हो जाता है, फिर और वगैरह वगैरह महंगा पड़ेगा, ये सब वो डिस्कस होगा। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स। यह भी देखें, स्ट्रॉन्गर ज़्यादा नहीं होता स्टील वाला के अपेक्षा, ऊपर भी देखें हैं, यह आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक्सप्लेन द फ्लोइंग, फिल्ट्रेशन क्या होता है और डिसइंफेक्शन क्या होता है। आप आसानी से लिख सकते हैं क्या होता है फिल्ट्रेशन और क्या होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन हम लोग किससे करते हैं, क्लोरीन की मदद से करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड चेक वाल्व। चेक वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व में आपको डिफरेंस लिखना है, ये आपको आसानी से नोट्स में मिल जाएंगे जो आप जहाँ भी पढ़े हों, और नहीं तो अब क्या है, डिस्क्राइब द लेआउट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। जो वाटर सप्लाई करते हैं, मान लीजिए शहर है, यहाँ पे घर 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 है, आपको यहाँ वाटर सप्लाई करना है, तो उसका आपको लेआउट है वो दे सकते हैं कि कहाँ से हम मेन सोर्स लाएंगे, कहाँ से इधर एक्सटेंशन देंगे, कहाँ से इधर देंगे, कहाँ सीधा पाइप देंगे, कहाँ से 10 घर का देंगे। इस तरह का एक लेआउट होता है जो आप को इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर अगला बात करें तो और में क्या दिया हुआ है, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस वाटर
सोर्सेज। तो ये आपको पता ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस वाटर सोर्सेज में कौन कौन आ गया, रिवर आ गया, लेक आ गया, सी आ गया, पॉन्ड आ गया, ETC वगैरह वगैरह आपको पता होगा, लिख लीजिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द वेरियस वाटर बॉर्न डिजीजेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजेटिव एजेंट। मतलब पानी के कारण होने वाले डिजीजेज के बारे में लिखना है और उससे क्या क्या, मतलब उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ में कोलरा हो गया, बहुत सारे डिजीज जो वाटर बॉर्न होता है, गिनिया हो गया जो। और में क्या है, एक्सप्लेन द मेथड्स एंड प्रिकॉशंस इन कलेक्टिंग सैम्पल्स। सैम्पल्स को कलेक्ट करने में जो जो हम प्रिकॉशन अडेप्ट करते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं एक मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम 1970 to 2010 आर गिवन बिलो इन टेबल। हमको 5 डिकेड 1970 से 2010 तक का पॉपुलेशन हमको टेबल में दे दिया है। फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 and 3 डिकेड्स बियॉन्ड द लास्ट नोन डिकेड बाय यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। क्या कहता है कि आपको पॉपुलेशन निकालना है 1 डिकेड बाद, 2 डिकेड बाद और 3 डिकेड बाद। कौन से मेथड से, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। 1 डिकेड बाद कहने का मतलब 2020, 2 डिकेड बाद कहने का मतलब 2030 और 3 डिकेड बाद कहने का मतलब 2040। तो इसका एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेस में। हम क्या जानते हैं, जो नेक्स्ट पॉपुलेशन डिकेड का निकालना होता है उसमें क्या होता है, P0 प्लस NX बार, जहाँ n नंबर ऑफ डिकेड होता है, P0 लास्ट पॉपुलेशन होता है लास्ट डिकेड का, और x बार क्या होता है, मीन एवरेज होता है। तो किसका, मीन एवरेज डिफरेंस का। तो आप ये देख लीजिए, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3000। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 35,000 में से 29,000 गया तो कितना आ जाएगा, 6,000 यानी 6,000। और फिर इसमें कितना, 8,000, और फिर इसमें कितना, 5,000, एंड टोटल कितना हो गया आपका, 8, 5, 13, 6, 19, 3, 22। तो 22,000 आया आपका। और उसको हम एवरेज निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3, 6, 9, 9, 8, 17, 17, 5, 22। तो 22,000 है और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 यानी 1500 मेरा क्या आ गया, मीन वैल्यू आ गया। ठीक, तो मेरा x बार का वैल्यू कितना आ गया, फार्मूला हो गया P बराबर P0 प्लस NX बार। इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5500। अगर आपको 1 डिकेड करा तो इनका वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, और यहाँ कितना पुट कर दीजिएगा, तो लास्ट 48,000। अगर 1 का पूछ रहा था इनका वैल्यू 1 डाल दीजिए, 2 डिकेड का पूछ रहा था इनका 2 डाल दीजिए, और 3 डिकेड का पूछ रहा था इनका 3 डाल दीजिए। आपका सवाल सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल था, हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ली। बात करें अगले, इसके जीएसएम थ्योरी क्वेश्चन है, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स विद नीट स्केच। ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्या कहता है, डिस्कस द टाइप ऑफ सीवर्स एंड क्लियरिंग ऑफ सीवर्स। मतलब कितने तरह के सीवर होते हैं और क्लियरिंग, हम सीवर्स का साफ सफाई कैसे करते हैं, इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड कंट्रोल ऑफ स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन का प्रोसेस और कंट्रोल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज। मतलब हम लोग जो सीवेज आता है उसको हम जो लैंड में डिस्पोज करते हैं उसका एडवांटेज लिखना है और डिसएडवांटेज लिखना है। इसका और क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। एयर पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, सोर्स क्या है उसका, और इसका इफेक्ट क्या है। तो ये आपको लिखना है। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और इस तरह के वीडियो मिलते रहे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो इस चैनल पे सारे उपलब्ध होंगे। आप चैनल पे बने रहें, और चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये लगता है कि आपके दोस्तों को मदद होगा तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।